दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो सभी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है, चाहे वो किसी भी विषय से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 5। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों देखिए, ऋग्वेद का संबंध जो है स्रोत और प्रार्थनाओं से है। ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं दी गई हैं। यजुर्वेद में स्रोत और कर्मकांड दिए गए हैं। इसके अलावा सामवेद जो है ये संगीतमय स्रोत है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण के बारे में जो है वर्णन किया गया है। तो सही सुमेलन हो जाएगा आपका 4, 2, 1 और 3। दोस्तों आप जान लीजिए, ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल ऋग्वेद में आप जान लीजिए 1028 सूक्त और 10,552 मंत्र या श्लोक हैं। यजुर्वेद में यजुष और कर्मकांड वर्णित है। सामवेद के पद गेय रूप में यानी संगीतमय स्रोत हैं, जिनको उद्गाता पुरोहित गाता था। और अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों में 730 सूक्त में तंत्र मंत्र और वशीकरण के संबंध में जो है ये उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, आसान सा प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ क्या होता है। तो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न होता है उसका अर्थ होता है बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक हैं, आप जानते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय बुद्ध, धम्म और संघ से है। तीसरा प्रश्न मध्यकालीन भारत के इतिहास से लिया गया है कि तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। तानसेन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, आप जानते हैं। और इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे इनका मूल नाम था। वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे, जहां से अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलवाया और बहुत उच्च स्थान प्रदान किया था। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। कंठाभरण वाणी विलास, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि है। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी और तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, आपको बताना है। ऑप्शन है कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, बेलेजली या लॉर्ड बेंटिक। तो सही उत्तर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का नवाब। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 15 जनवरी 1784 को कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। अगला प्रश्न आसान सा है कि किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है, आपको बताना है। तो भारतीय अशांति के जनक, यहाँ पर विकल्प आप देखेंगे तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। लोकमान्य तिलक। ओ ह्यूम ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया थे। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता रहे और भारतीय अशांति के जनक लोकमान्य तिलक थे। और तिलक को भारतीय अशांति के जनक किसने कहा था?
वैलेंटाइन सिरोल ने भारत में तिलक को अशांति का जन्मदाता कहा था और तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे। वो मुकदमा हार गए, लेकिन इसका उचित प्रभाव हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे शामिल नहीं करता है या किसे सम्मिलित नहीं करता? बौद्धों को, जैनों को, पारसियों को या सिखों को? तो सही उत्तर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में जो हिंदू शब्द है उसमें पारसी शामिल नहीं है, जैन, बौद्ध, सिख शामिल हैं। 25(2) में हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिख शामिल हैं, पारसी इसमें शामिल नहीं है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? आपको बताना है। भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल या उपर्युक्त सभी? राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? इन विकल्पों में से किसकी नियुक्ति करता है? तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अनुसार, अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, और अनुच्छेद 155 के अनुसार जो है राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। तो इस तरह से ये चारों ही जो पदाधिकारी हैं वो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? हरित पत्र, श्वेत पत्र, पीत पुस्तिका या नीली पुस्तिका? तो सही उत्तर है, भारत का जो सरकारी दस्तावेज है वो जो है व्हाइट पेपर के रूप में जारी किया जाता है, व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र। तो भारत के किसी मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर जो विस्तृत आधिकारिक विवरण है वो व्हाइट पेपर के रूप में जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? 27.5 डिग्री पूर्वी, 85.5 डिग्री उत्तरी, उसके अलावा 84.5 डिग्री पूर्वी या 82.5 डिग्री पूर्वी? तो सही उत्तर है 82.5 डिग्री पूर्वी। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर रेखा है ये भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा है जो कि मिर्जापुर से होकर गुजरती है और ये स्थान प्रयागराज, इलाहाबाद के निकट है। अगला प्रश्न है, नरौरा बुलंदशहर। नरौरा एक जगह है, बुलंदशहर, यहाँ पर परमाणु विद्युत केंद्र की वाणिज्यिक संचालन तिथि क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर 1991-92। नरौरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में है और ये परमाणु विद्युत केंद्र है। इसकी स्थापना 1991 और 92 में हुई और यहाँ पर 2 परमाणु रिएक्टर स्थापित हैं। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण है, कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल या माउंट कोटोपैक्सी? तो सही उत्तर क्या है? माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी जो है इन विकल्पों में इसकी ऊंचाई सर्वाधिक है। आप देखिए, माउंट कोटोपैक्सी की ऊंचाई 5,911 मीटर है, जबकि ताल ज्वालामुखी, याद रखिएगा दोस्तों, ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी ऊंचाई 311 मीटर है और अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर ओजोस डेल सलाडो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ओजोस डेल सलाडो की ऊंचाई याद रखिएगा 6,879 मीटर है। ये जो विकल्प दिए गए हैं इसमें आप देखिए, माउंट कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा है 5,911 मीटर, लेकिन अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित ओजोस डेल सलाडो ये दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है जिसकी ऊंचाई 6,879 मीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। बेलग्रेड डेन्यूब सही है, लिस्बन टाइबर सही नहीं है, वारसा विस्चुला सही है, वाशिंगटन पोटोमैक सही है।
तो ऑप्शन बी आपका सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जान लीजिए कि टाइबर इटली की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ये पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से नहीं बल्कि इटली की राजधानी रोम से। तो टाइबर जो है ये इटली की राजधानी रोम से होकर गुजरती है, लिस्बन से नहीं। और आप जान लीजिए लिस्बन जो है ये टागस नदी के किनारे स्थित है। लिस्बन टागस नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है भूकंप के परिमाण का मापन किया जाता है किस पर? तो ये आसान सा प्रश्न है और आप जानते हैं भूकंप के परिमाण का मापन रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। रिक्टर पैमाना एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें 9 बराबर भागों में पैमाना होता है बटा हुआ, और रिक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने आयाम को बताती है। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? तो ये है विद्युत मोटर। देखिए विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। आप जानते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न समाप्त किया जा सकता है, केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति ये जो है विद्युत मोटर है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्युत मोटर का कार्य डायनेमो के विपरीत होता है। इसमें आर्मेचर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है जिससे विभिन्न मशीनें चलाई जाती हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आवोगाद्रो ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण या बर्नौली का प्रमेय? तो सही उत्तर है संवेग संरक्षण। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत संवेग संरक्षण पर आधारित है। रॉकेट से गैसें बहुत तेजी से पीछे की ओर निकलती हैं जो रॉकेट के ऊपर उठने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करती हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। अगला प्रश्न है अस्थियों यानी हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, सेरोलॉजी या जियोलॉजी। तो सही उत्तर ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन ए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी क्या है? ये माउंटेन्स यानी पर्वत का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में सीरम यानी रुधिर विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। और जियोलॉजी जो है ये भूविज्ञान यानी पृथ्वी के आंतरिक संरचना में पाए जाने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है एक वयस्क मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है आपको बताना है? 10, 30, 65 या 75? तो सही उत्तर कितना हो जाएगा? सही उत्तर 65%। देखिए मानव शरीर में बहुत बड़ी मात्रा जल की होती है और हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल से बना है जिसकी मात्रा 60 से 70% तक पाई जाती है। और नवजात बच्चे के शरीर में उसके भार का लगभग 75% भाग जो है ये जल होता है। तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में उसके भार का लगभग 60 से 65%, जबकि वयस्क स्त्री के शरीर में उसके भार का लगभग 55 से 60% भाग जल होता है। अगला प्रश्न है किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? माइक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज या कैरोटीन? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर लैक्टोज। दूध में मिठास का कारण लैक्टोज नामक शर्करा है जो कि एक नेचुरल शर्करा होती है और ये एक डाइसैकेराइड शुगर है। ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज से उत्पन्न होता है और इसकी हल्की मिठास का कारण है। तो दूध में मिठास लैक्टोज की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन और इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, यानी बायो जियो केमिकल साइकिल।
जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को। अगला प्रश्न है, किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? आइस कोर से, जीवाश्मित पराग से, वृक्ष वलय वृद्धि से या इवेपोराइट निक्षेप से? तो सही उत्तर है आइस कोर या हिम तत्व से। दोस्तों, आइस कोर या हिम तत्व किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया बेलनाकार नमूना होता है और आइस कोर अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विश्वसनीय अभिलेख होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत के निम्न स्थानों में कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा, साइलेंट वैली, सुंदरवन या हिमालय की तराई? तो सही उत्तर सुंदरवन, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। सुंदरवन, आप जानते हैं कि मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र भारत में सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है और यहाँ के वनों में सुंदरी वृक्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं और ज्वारी वन डेल्टा प्रदेश और समुद्र के ज्वार वाले भागों में पाए जाते हैं। इनको मैंग्रोव वन या मैंग्रोव वनस्पति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC, किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ किया गया था किस वर्ष में? आपको बताना है। तो सही उत्तर है किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 यानी 1998 में शुरू किया गया था और ये किस लिए शुरू किया गया था? किसानों की ऋण संबंधी जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए, ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी 1998 में। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो आप जान लीजिए कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो जो है वो शेर है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो शेर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर, जिसको वैल्यू एडेड टैक्स या वैट कहा जाता है, ये कब लागू हुआ था उत्तर प्रदेश में? आपको बताना है। तो सही उत्तर 1 जनवरी 2008 से। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर प्रणाली 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, किसी 2 अंकी संख्या और उसके अंकों को उलट कर लिखने पर बनी संख्या का योगफल सदैव विभाजित होगा किससे? 7 से, 11 से, 2 से या 3 से? किसी 2 अंकी संख्या और उसके अंकों को उलट कर लिखने पर बनी संख्या का योगफल सदैव किससे विभाजित होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आप देखिए जैसे 2 अंक की संख्या है और उसके अंकों को, जैसे मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं 2 अंकों की संख्या 12 और 21, तो इसका योग कर लेते हैं, चाहे 42 + 24 66, तो ये 11 से विभाजित होगा। यहाँ से आप हल कर सकते हैं इस प्रश्न को आसानी से। कुछ प्रश्न गणित के ऐसे हैं जिनको ऑप्शन से आप सही से हल कर पाएंगे। तो जैसे ही 2 अंक की संख्या और उसके अंकों को उलट कर लिखने पर बनी संख्या का जो योगफल है वो हमेशा 11 से विभाजित होगा। अगला प्रश्न है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है, ब्याज की दर कितनी है? तो 10 वर्षों में अपनी दोगुनी होने के लिए ब्याज की दर 10% होनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मूलधन x रुपये हो तो ब्याज 2x - x बराबर x रुपये हो जाएगा। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100/10 10% आ जाएगा। तो कोई भी धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है जब ब्याज की दर 10% रखी जाए तो। अगला प्रश्न है, यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण का माप उसके बाहरी कोण के माप से 90% अधिक है तो उसकी कितनी भुजाएं होंगी? तो इस प्रश्न को जब हम हल करते हैं तो बहुभुज में मान लीजिए n भुजाएं हो
संख्या में n, तो आंतरिक कोण, बहुभुज का आंतरिक कोण होता है 2n-2/n इंटू 90। तब जब इसको हम हल करेंगे तो आप, और बहुभुज का बाह्य कोण होता है 360/n। जब इसको हम इसमें से माइनस करेंगे, बहुभुज के आंतरिक कोण का माप बाहरी कोण के माप से 90% अधिक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो n = 8 आ जाएगा, उसकी भुजाएं हो जाएंगी। अगला प्रश्न करेंट अफेयर्स से है कि 23 अगस्त 2025 को नेपाल में किस संगठन में शामिल होकर अपने संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा दिया है नेपाल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जो है ये फ्रेमवर्क समझौता है, नेपाल ने इस पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। और नेपाल के भौगोलिक क्षेत्र में बाघ, हिम तेंदुआ और सामान्य तेंदुआ जैसी जो बिग कैट प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं, इसलिए इस अलायंस में उसकी भागीदारी से इन प्रजातियों के संरक्षण के प्रयासों को बल मिलेगा। और 9 अप्रैल 2023 को भारत में शुरू किए गए इस अलायंस का मुख्यालय भी भारत में है और इसका उद्देश्य दुनिया की 7 प्रमुख बिग कैट प्रजातियों को संरक्षित करना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 2025 में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता था, आपको बताना है। तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB ने 2025 में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 18वें संस्करण में RCB ने फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर पहली बार खिताब जीता। ये फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें कुणाल पांड्या को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कि 5 मई 2025 को घोषित पुलित्जर पुरस्कारों में किसे अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसको सम्मानित किया गया है, तो डेक्लान वाल्स और द न्यूयॉर्क टाइम्स को। दोस्तों 5 मई 2025 को पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी का पुरस्कार डेक्लान वाल्स और द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार 1917 से प्रदान किए जा रहे हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान ये माने जाते हैं। इस वर्ष लोक सेवा के लिए प्रोपब्लिका को और ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए वाशिंगटन पोस्ट के स्टाफ को भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। LT ग्रेड परीक्षा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है, इसके सभी अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो किसी भी विषय से इस परीक्षा को दे रहे होंगे, उनके लिए सभी के लिए अनिवार्य खंड है सामान्य अध्ययन। और इसका हमने प्रैक्टिस सेट संख्या 5 जो है सॉल्व किया। आप इसके सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि जब ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएं तो आप आसानी से इन प्रश्नों को जो है सॉल्व कर सकें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।